हंसते हुए मेरे दोस्त बोलते थे कि भंडारी के यहाँ पे किताबों का भंडार है। 10th तक मराठी मीडियम था बोल के इंग्लिश में हम वीक थे, ये समझ सकता हूँ, बट उसके बाद में भी अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वहाँ कहीं तो भी अपना फेल्योर है। एफर्ट्स इन राइट वेज ब्रिंग यू द क्राउन ऑफ सक्सेस। जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो विथ अ रैंक 49th रैंक था ऑल ओवर इंडिया। सुपर। सो सीए फाइनल में हुआ। टीचिंग में जो आना था वो बाय फ्लुक आई केम इन टीचिंग। क्लाइंट्स के फाइल्स के बजाय स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर ज़्यादा प्यारे लगने लग गए थे। स्टूडेंट्स के सक्सेस में जो मज़ा आता है या स्टूडेंट्स के सक्सेस में उनके पेरेंट्स के आंखों में जो दिखता है, जो खुशी मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा सुकून दे जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे तो मुझे याद है 2012-13 का एक बैच जहाँ पे 850 बच्चे आईपीसीसी के बैच में थे। तो बहुत बड़े बड़े ये नाम है जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब सुन के, उनके बारे में पढ़ के बहुत प्राउड फील होता है। 103 kg आई रिड्यूस टू 76 kg। 46 सिंहगढ़ के ट्रैक्स किए मैंने एवरी फ्राइडे कंटिन्यूसली। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के जो हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट स्पीकर है उनका नाम है सुशील जी भंडारी। ये जो है एक्सपर्ट एकेडमी के ओनर है। ये जो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के बैचेस लेते हैं, इनकी जर्नी में सबसे मेन चीज़ वो है दोस्तों, ये 12th स्टैंडर्ड में, 12th कॉमर्स में ऑल महाराष्ट्र फर्स्ट आए थे, फर्स्ट ऑल महाराष्ट्र। और एक और स्पेशल चीज़ जो है सुशील जी और मेरे में कि हम हॉस्टल जो लाइफ, जब वो 99 में फर्स्ट आए महाराष्ट्र में, तो 99 से लेके 2002 तक हम दोनों एक साथ में एक हॉस्टल में थे। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी। एक जब दोस्त आपके पॉडकास्ट पे आता है तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। यू बिकम अ बिट नॉस्टैल्जिक, और वो जो हॉस्टल की मेमोरीज है, यू गो बैक टू द मेमोरीज लेन एंड यू एक्चुअली कनेक्ट विथ इट। उसके बाद में उनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, उसके सीए की जर्नी, उसके बाद में उनकी कोचिंग की जर्नी। तो आई एम श्योर आपको इस पॉडकास्ट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम सुशील टू आवर पॉडकास्ट। Thank you, Dinesh. It's so nice. Just while coming to this for this podcast, I was thinking the very first day when I met you, it was long back. I think it was 1999. someday in July only, हाँ, and it was my first day in hostel. करेक्ट। And by that way, you were senior to me because you had come 15 days before me. करेक्ट। तो पहला दिन हॉस्टल में दिनेश अपन मिले थे और आज अपन इस पॉडकास्ट के लिए मिल रहे हैं। तो दिस इज altogether a different feeling to come here and talk like this with you. Yes. I still recall the discussions which we had when we met in the 26 hostel. years back. 26 years back, exactly. Correct. And at that time, nobody thought that we will be meeting like this for this podcast. Correct. Actually, a very nice and different feeling to meet you today here. Same here. Thank you so much for inviting me. Sure. Sushil, how was your childhood journey, and can you share some snippets with us? बेसिकली मैं लातूर से हूँ। Okay. लातूर वैसे सब लोगों को नोन इसलिए है कि भूकंप आया था। Correct. एंड अनदर रीजन इज लातूर एजुकेशन के लिए लातूर पैटर्न बोल के जो जाना जाता है। एंड पर्टिकुलरली टिल 12th स्टैंडर्ड इट इज वेरी वेल नोन फॉर एजुकेशन पर्पस। Correct. It is considered as educational hub till 12th standard in whole of the Maharashtra. Correct. Like in Rajasthan we have Kota. Like that only in Maharashtra we have Latur for 11th 12th. Correct. Coaching as well as the junior college. So मेरा पूरा जो स्कूलिंग है, मेरा चाइल्डहुड है, ये लातूर में ही गया था। My father retired as principal of the biggest college in Marathwada. That is Dayanand Arts College. Okay. And he taught economics for 38 years. 38 years. Yeah. Wow. And for 10 years he served as principal of that college and then he retired in 2003. Okay. So childhood की अगर बात करें तो एक प्रिंसिपल का घर था। डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरा बचपन गया हुआ है। वैसे मैं घर में सबसे छोटा हूँ। Okay. मुझे 5 बड़ी रियल सिस्टर्स है और मैं ओनली सन हूँ टू माई पेरेंट्स। अच्छा। और बहुत सारी मन्नतें करने के बाद में बेटा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे गलत लाड़ प्यार कभी नहीं हुए, बट फिर भी मैं लाडला तो था घर पे। और पूरा स्कूलिंग मेरा लातूर में हुआ, मराठी मीडियम में हुआ, एंड इट वाज कंप्लीट मराठी मीडियम। Okay. Not even semi English it was. The only one subject was in English and that was language English. That too from 5th standard. Otherwise even the subjects like science and mathematics I have studied in Marathi medium only.
मतलब मुझे आज भी अलजेब्रा और ज्योमेट्री बोला तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बीजगणित और भूमिति मुझे जल्दी समझ में आता है। करेक्ट। तो ये सब्जेक्ट भी सारे मेरे मराठी में ही हुए हुए। 10th तक कंप्लीट मराठी मीडियम था। ओके। मिडिल क्लास फैमिली थी, पापा प्रिंसिपल थे, 6 बच्चे थे, तो एक हम्म। मिडिल क्लास ही अपब्रिंगिंग रहा हुआ है। खाने पीने की कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, फाइनेंशियली चैलेंजेस नहीं थे, बट कभी गलत लाड भी नहीं हुए बचपन में। करेक्ट। तो जो चाहिए था वो हर चीज़ मिली। और प्रिंसिपल का घर रहने से बचपन से ही घर में किताबों का खजाना तो था ही। हंसते हुए वाह। मेरे दोस्त बोलते थे कि भंडारी के यहाँ पे किताबों का भंडार है। अरे वाह। तो पापा की अपनी खुद की लाइब्रेरी थी, कॉलेज की लाइब्रेरी का एक्सेस हमको था। तो बहुत कम एज में मराठी लिटरेचर में तो बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है टिल 12th स्टैंडर्ड। मृत्युंजय, नाझी भस्मासुराचा उदयास्त या छावा, ये Okay. जितनी भी मराठी के बड़े हाँ, बड़े हाँ। ग्रंथ है, ये सारे सब आपने मैंने पढ़े तब तक पढ़े हुए हैं। वेरी गुड। तो ये चाइल्डहुड मेरा सब स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक डिसिप्लिन्ड वे में, हाँ। और जो चीज़ें आज लाइफ में काम आ रही है वो सब चीज़ों के साथ हुआ है। करेक्ट। और एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग था, तो जो जरूरी था वो मिला। तो हर चीज़ का मुझे लगता है इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस, एटलीस्ट आई फील कि मुझे वो इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। तो 10th तक तो मेरा मराठी मीडियम था। एंड 10th में 1 मार्क से मेरा मेरिट अछूता रह गया। अच्छा। मेरिट वॉज क्लोज्ड एट 650 एंड आई गॉट 649 मार्क्स। ओके। तो 1 मार्क से सिर्फ मेरिट रह गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी गोइंग फॉर कॉमर्स। अच्छा। ऐसा नहीं था कि मैं 1 मार्क से मेरिट रह गया इसलिए साइंस नहीं लेते हुए कॉमर्स में आया हूँ। मुझे साइंस कभी समझा ही नहीं था। ओके। और ऐसे बोलते मेरे घर पे कि मैं बचपन से ही हिसाब किताब लिखने की मुझे आदत थी। अच्छा। जैसे अब अपन तो सेम ही एज के मारवाड़ी, हॉस्टल में हाँ। रहे हुए, तो अपन जानते हैं कि अपने टाइम में पॉकेट मनी ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। था ही नहीं। करेक्ट। था भी तो मुझे याद आता है कि कभी तो भी 5 रुपए दिए हाँ, देते हाँ, थे हाँ, ऐसे उतना ही 5 था। रुपए। हाँ, तो उसमें मुझे घर पे बोलते कि तब भी मैं हिसाब लिखता था कि भाई 5 रुपए में चॉकलेट खाए 50 पैसे के, खेलने के लिए कंचे गोटियां खरीदी, हाँ, हाँ, तो इतने पैसे बच गए। उसका भी हिसाब लिखते थे आप। हिसाब लिखता मतलब था। वो लेवल का डिसिप्लिन हाँ, था आपका बचपन से। बिल्कुल। डेबिट क्रेडिट तब नहीं समझता था, हाँ, हाँ, हाँ। बट एटलीस्ट वो एक आदत लग गई थी। आदत, हाँ, हिसाब और रखने की हिसाब आदत। रखने की आदत थी। अवेयरनेस रहती है कि खर्चा बिल्कुल, कितना हो रहा है। बिल्कुल 100%। हाँ। तो 10th के बाद में फिर कॉमर्स लेना तय हो गया। शायद वो इंक्लिनेशन पहले से था कॉमर्स में जाने का, अकाउंटिंग और ये। तो मैं 10th के बाद में कॉमर्स में आया। 11th 12th मेरा इंग्लिश मीडियम में हुआ। ओके। तो इनिशियल हिकअप जो रहते हैं मराठी मीडियम से जब अपन इंग्लिश मीडियम में स्विच होते हैं, तो वो इनिशियल हिकअप सारे मेरे लाइफ में भी थे। मुझे भी चैलेंजेस थे। वैसे हाईएस्ट मार्क रहने की वजह से मैं 11th 12th में, स्कूल में तो मैं मॉनिटर था ही पूरे 10 साल। 11th 12th में भी मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा मार्क्स के बेसिस पे। अच्छा। बट कई बार ऐसे होता था कि क्लास में जब बाजू में मेरे जो दोस्त बैठते थे, अब वो इंग्लिश मीडियम से आए हुए थे। अच्छा। तो कई बार ऐसे होते थे, दिक्कत आती थी कि कुछ डिक्टेशन जब चलता था तो कुछ स्पेलिंग्स मुझे नहीं आते थे। डेफिनेटली। तो मैं बाजू वाले के नोटबुक में देख के लिखता था। तो दे यूज्ड टू लाफ दैट ही इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड सी ही इज कॉपिंग द स्पेलिंग्स। करेक्ट। बट मुझे कभी उसका ऐसा बुरा नहीं लगा, क्यों तो मैं आज भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं मराठी मीडियम का हूँ तो उसमें कोई गलत है। करेक्ट। उसमें कोई दोष है या कुछ गुनाह हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मराठी मीडियम भी एक अच्छा मीडियम ऑफ एजुकेशन था उस टाइम पे। और बहुत सारी चीज़ें जो मराठी मीडियम में मैंने सीखी, शायद मैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं सीख पाता। मुझे उस बात का कोई रिग्रेट आज भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि 10th तक मराठी मीडियम था बोल के इंग्लिश में हम वीक थे, ये समझ सकता हूँ। बट उसके बाद में भी अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वहाँ कहीं तो भी अपना फेल्यूर रहेगा। हम कहीं तो भी लैग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैं 11th 12th में आया तो देन इट वाज कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, नॉट इवन सेमी इंग्लिश, देन इट वाज कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। एंड देन आई परस्यूड माय एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। एंड 10th में जो 1 मार्क से मेरिट रह गया था, शायद 12th के रिजल्ट ने उसका पूरा रिकवर कर दिया। एंड आई स्टूड फर्स्ट इन महाराष्ट्र स्टेट in commerce in 1999 with a score of 90.83%. Superb. So my childhood journey and hometown की बातें जो है, ये बहुत स्ट्रक्चर डिसिप्लिन वे में रही हुई है। करेक्ट। डिबेट, इलोक्यूशन ये कॉमन थे, क्योंकि घर में वो माहौल था। घर में वो माहौल था। मेरे सारे सिस्टर्स पढ़े लिखे हैं। पापा तो प्रोफेसर थे ही इकोनॉमिक्स के। मेरे सबसे बड़े दीदी वो भी स्कूल में टीचर है अभी। और सबसे छोटे दीदी पीएचडी होल्डर है इंग्लिश लिटरेचर में, नेट सेट क्लियर है एंड एमए इंग्लिश टॉपर है। और उनका भी खुद का अपना कोचिंग एकेडमी है औरंगाबाद में। तो वैसे टीचिंग की ट्रेडिशन पापा की आगे कंटिन्यू हुई है कहीं ना कहीं। तो 12th तक का मेरा जर्नी पूरा लातूर में ही हुआ। एंड देन आई केम टू पुणे। सो सुशील, जैसे मुझे पता है बिकॉज हम दोनों साथ में पुणे आए थे। मैं आपसे थोड़ा 15 दिन पहले आया था। सो वी यूज्ड टू नो यू एज अ 12th टॉपर। पूरा हॉस्टल में हवा हुई थी कि भाई 12th टॉपर आया है, 12th टॉपर आया है। तो कैन यू शेयर सम सीक्रेट्स हाउ यू केम
स्पेशली आफ्टर स्विचिंग फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश एंड स्टिल केम फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दिनेश आपने कि 12th में फर्स्ट आने के लिए as सच क्या किया। ये बात तब भी जब मैं टीवी पे आया था, महाराष्ट्र टॉपर था तो, या रेडियो पे आया था तब, आकाशवाणी पे आया था। करेक्ट। तो मुझे ये बात वहां पे भी पूछी गई थी कि आप मराठी हाँ। मीडियम से और आपने ऐसा क्या किया था, ऐसा Correct. क्या अलग से हुआ। तो एक 2-3 चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा। अगर ये पॉडकास्ट उस एज के बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो शायद उनको ये कुछ बातें हेल्प कर जाए। करेक्ट। जैसे मुझे याद है कि if language is a barrier, then you have to face it immediately ओके instead of just ignoring it. ओके तो इंग्लिश लैंग्वेज जब बैरियर है, ये समझ में आया कि अपना मराठी मीडियम था, तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। ओके डेली बेसिस पे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर आते थे। कि तो हाँ। पापा प्रिंसिपल थे, तो दोपहर के बाद में कॉलेज के लाइब्रेरी में तो सारे न्यूज़पेपर आते ही है, तो दोपहर के बाद में कॉलेज बंद होने के बाद में न्यूज़पेपर घर पे भी आते थे। अच्छा कि तो पापा को भी रीडिंग का बहुत शौक है। हाँ। तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत वहां से लगी। मराठी तो मैं पहले पढ़ता ही था, हाँ। बट देन आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश English न्यूज़पेपर newspaper. सो दैट माई इंग्लिश विल गेट डेवलप। करेक्ट। तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। शायद आज के ज़माने में ये होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, बट रोज शाम में पापा हम सभी भाई बहनों का ट्रांसलेशन लिया करते थे। He Okay. used to give the sentences in Marathi, single liner हाँ, sentences. हाँ, Then we used to translate it into English. हम Wow. उसको इंग्लिश में Superb. ट्रांसलेट करते थे। हाँ। तो उसमें फिर ग्रामेटिकली कहीं गलत जा रहे हैं क्या, क्या यूज होना चाहिए, ये सेंटेंस कैसे और बेटर हो सकता था, ये रिफाइनमेंट घर की घर में हुआ। करेक्ट करेक्ट। ये पहली चीज थी कि जहाँ पे 11th-12th में मैंने इंग्लिश के ऊपर फोकस करके इंग्लिश का जो एक फियर था वो या निकाल कहीं तो दिया। मैं पीछे था लैंग्वेज में, वो मैंने दूर किया। करेक्ट। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज कि लातूर पैटर्न, जैसे थोड़ी देर पहले अपन हाँ। बात कर रहे थे, तो लातूर पैटर्न में ऐसा है कि हमारे पास सिलेबस जो है, एग्जाम तो बोर्ड्स के होते हैं मार्च में, Correct. फरवरी मार्च में, हाँ। बट हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है सितंबर अक्टूबर में। ओके पूरा सिलेबस यस, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हाँ। एंड देन नेक्स्ट 4 months हाँ। you have to appear for exams like board only हाँ। on full syllabus. ओके So 4 से 5 टेस्ट हमारे पहले ही होते हैं ओके बोर्ड के एग्जाम के। अच्छा। तो दैट इज लातूर पैटर्न। ओके तो उसका बेनिफिट ये है कि जब आप 4 से 5 एग्जाम्स पूरे सिलेबस पे बोर्ड की तरह ही पहले ही दे रहे हो, हाँ। तो बोर्ड के एग्जाम जब देते तो यूज्ड टू हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, यूज्ड टू दैट प्रेशर एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो Correct. मैंने टारगेट किया था कि ये जो फर्स्ट प्रैक्टिस एग्जाम कॉलेज में होगी मेरी, वो प्रैक्टिस एग्जाम ही मैं मेरी बोर्ड की एग्जाम ट्रीट करूंगा और उसी में अपने को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। वाओ सुपर। मुझे याद है कि हमारे पास क्लास में, कॉलेज में इकोनॉमिक्स, ओसी, ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में नोट्स दिए जाते थे। करेक्ट। बट टीचर के नोट्स मैंने कभी फॉलो नहीं किए। Okay. वो बेस बोल के मैं यूज करता था, लेकिन मैंने ना जितने रेफरेंस बुक्स थे मार्केट में, बहुत सारे तो मुझे क्लास टॉपर्स बोल के भी मिले थे, गिफ्ट दे देते थे टीचर के, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज आती थी, करेक्ट। तो वो मुझे दे देते थे। हाँ। वो होते थे, फिर मैं जाके खरीद के भी ले आया था। जितने टेक्स्ट बुक थे, टेक्स्ट बुक, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के, हर टेक्स्ट बुक को मैं रेफर करता था, और हर टेक्स्ट बुक में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो यूनिक होता है। करेक्ट। एंड आई यूज्ड टू कंपाइल ऑल दोस यूनिक पॉइंट्स, और मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे। सुपर। तो जो आंसर्स मैंने एग्जाम में लिखे, जो कुछ मेरा पेपर था, शायद वो बाकी लोगों से अलग था, हटके था, क्यों तो मेरे खुद के नोट्स थे वो। शायद बाकी बच्चों के नोट्स जो रहेंगे, मे बी उन्होंने जो क्लास में टीचर ने बताया हुआ है वो लिखा रहेगा, लेकिन मेरे आंसर्स बहुत यूनिक थे। आई यूज्ड टू मेक वन पॉइंट वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड कि कुछ यूनिक वर्ड्स आते हैं हर जगह, या कुछ यूनिक सेंटेंसेस आते हैं, वो यूनिक सेंटेंसेस वर्ड्स में याद रख लेता था। और वो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किए थे एग्जाम में भी। और जैसे मैंने बताया कि 4-5 एग्जाम अगर आप दे देते हो बोर्ड के तरह, तो फिर उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम का डर ऐसा तो रहता ही नहीं है। एंड प्रैक्टिकली इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त है, वो एग्जाम के एक दिन पहले थे, तो उन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया था कि 12th की एग्जाम और ये पढ़ ही नहीं रहा है। तो राठी है वो भी, अच्छा, वो भी प्रोफेसर ही इकोनॉमिक्स के औरंगाबाद में, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया था रूम में कि तू पढ़ाई कर, 12th स्टैंडर्ड है तेरा। और जब 12th का रिजल्ट आया तो ही वाज लाइक कि बाप रे तू क्या करता है, तू स्टेट में फर्स्ट आ गया, तू तो पढ़ाई करता नहीं था। पढ़ाई करता नहीं था मतलब साल भर की कंसिस्टेंसी थी। और एक सेंटेंस जो मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गया मेरे पे, and that is efforts in right ways bring you the crown of success. Okay, good one. So if you put the efforts in right ways, you are going to get the success. Correct. So वो effort जो थे वो right place में अगर रखे, तो मुझे लगता है कि वो चीजें होती है। और आज तो ऐसा है कि मैं बच्चों को भी यही सजेशन देता हूँ, क्लास में भी स्टूडेंट्स को हमेशा, कि you have to prove yourself different than others. For that your answers need to be unique.
फॉर दैट यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स। दिन ब दिन नोट्स बनाने का सिस्टम कम होते जा रहा है, कॉपी पेस्ट या फिर नोट्स ही डायरेक्ट मिल रही है, नोट्स वो ही कॉपी डायरेक्ट मिल पेस्ट रही है, और एग्जैक्टली। वही आंसर आ रहा है सबका। तो बच्चे जब तक खुद के नोट्स निकालेंगे नहीं, और हाँ। दिनेश मुझे ऐसा लगता है कि आज तो रिसोर्सेस इतने हैं इतने हैं। कि आज तो आप गूगल पे चाहिए उतने आपके पास में सब चीजें मिल Correct, सकते हैं। तो खुद correct. के नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहा है। हाँ, शायद वो आदत अगर बच्चे अपने मिला ले तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, Correct. एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू prove yourself different than others, correct. and then only your uniqueness will come forward. Completely agree. Yes, yes. So I think ये मेजर रीजंस थे कि जहाँ पे मेरा आप 12th का रिजल्ट जो 12th था महाराष्ट्र टॉपर का आया। Superb. Really impressed with your journey. How was your journey after 12th when you came to Pune? So वो जर्नी कैसे थे, मतलब पुणे आने से लेके तो सीए बनने तक की आपकी जर्नी कैसी थी? वैसे बहुत मतलब मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था वो। ओके। 12th में महाराष्ट्र में फर्स्ट होने के कारण आई वाज गेटिंग एडमिशन इन श्रीराम कॉलेज दिल्ली। ओके। दैट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स इन इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है श्रीराम कॉलेज दिल्ली। बट वहाँ पे एडमिशन हो सकता था बीइंग स्टेट टॉपर, बट जैसे मैंने बोला कि बहुत मन्नतों के बाद हुआ इकलौता एक बेटा हूँ मैं घर का। तो माय मदर वाज लाइक कि तुझे पुणे भेज रही हूँ वही काफ़ी है, नहीं तो पुणे भी मत जा, घर बैठ जा। अच्छा। तो शी वाज नॉट रेडी एंड शी वाज नॉट कन्विंस्ड टू सेंड मी टू दिल्ली। अच्छा। तो पुणे पे सेटल हुआ एंड देन आई केम टू पुणे के बीएमसीसी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, एंड एट द सेम टाइम आई स्टेड इन लाहौटी हॉस्टल अलोंग विद यू। साथ में रहे, 3 साल साथ में थे। तो 3 साल साथ में थे, तो हॉस्टल के मजे तो अलग ही होते हैं। बहुत मजा किए। पहली बार मैंने घर छोड़ा था। हाँ। पहले 2-3 महीने तो काफी होमसिक भी था, घर की याद आती थी। आदत नहीं होती है। मुझे याद है अजय काबरा मेरा रूम पार्टनर था, और सुदेश मियानी, ये लोग जो साथ में रहते थे, मतलब वो बोलते थे कि यार ये तो यार हेडेक हो गया, ये रोज रोता है घर की याद करके। और ये बट वो एक इनिशियल फेज था। और उसके बाद की हॉस्टल लाइफ तो हमने जर्नी साथ में एंजॉय की है। इट वाज अमेजिंग जर्नी। हॉस्टल के मजे अपनी जगह है। सो कॉल्ड इंट्रोडक्शन, ब्रैकेट में रैगिंग, सो वो भी हमने साथ में एंजॉय किया। हॉस्टल में आने के बाद में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। यू लीव योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन के बाहर आते हो। घर पे नहीं बोला तो भी एट ईच चीजें होती है। और मेरे केस में तो ऐसा भी था कि प्रिंसिपल भंडारी सर का लड़का है, तो 12th के रिजल्ट की वजह से तो बीएमसीसी का फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, डायरेक्ट एडमिशन बीएमसीसी में हो गया। घावरे सर के पास अपन ने क्लासेस किए सीए के, वो भी सब वहाँ पे भी सर बहुत अच्छे से पहचानते थे और ये सब था। बट हॉस्टल में रहने के बाद में स्टेट टॉपर है बोल के कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। वहाँ तो सब चीज़ अपने अपनी मैनेज करनी ही पड़ती है। तो कंफर्ट जोन के बाहर आके जो जिंदगी है, जो अपन लाइफ देखते हैं, वो मैंने हॉस्टल में सीखी। दैट इज द राइट। आई थिंक हर एक की अपनी स्टोरी वही है कि जब अपन यहाँ आए तो कंफर्ट जोन निकल के हम बाहर आके कुछ जीना सीखे। करेक्ट। पुणे के माहौल में एक छोटे से गांव से आके, लातूर से आके, यू विल एग्री विथ मी कि नहीं बोला तो भी अपन एक बहुत ऐसे एक नैरो माइंडसेट में अपन छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो एकदम ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाता है सामने। करेक्ट। तो उसमें अपने आप को ढालना वो भी एक चैलेंज था। इतने बड़े सिटी में आना है, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना है, सेटल करना है, घर का खाना नहीं मिलेगा, हॉस्टल का खाना खाना है, ये सारी चीजें सीखते लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छे दोस्त जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़ते गए, और कभी ऐसे डायरेक्शन छोड़ के कहीं गए ऐसे हुआ नहीं। तो जो फोकस लेके आए थे, ऐसा नहीं है कि लाइफ एंजॉय नहीं की है, लाइफ तो बहुत एंजॉय की है। अब कुछ किस्से तो अपन पॉडकास्ट में बात नहीं कर पाएंगे। हॉस्टल लाइफ के मजे अपन ने लिए, बट जो फोकस था वो फोकस लेके चले एंड तक। करेक्ट। और उसका रिजल्ट ये था कि 2002 में वी क्लियर्ड बीकॉम with distinction. I cleared from BMCC. Correct. And then in 2003 I completed my CA. Correct. At the age of 21 and a half. Super. I cleared my CA. So that is how I completed my journey from 12th standard to CA in Pune. So have you experienced any failure after 12th in your journey of CA? Frankly speaking, वैसे एकेडमिक्स में मैं हमेशा टॉप पे रहा। मैंने जैसे बताया कि 10th तक भी मेरा अच्छा ही था एकेडमिक परफॉर्मेंस, पहले 3 में मैं रहता ही था। 12th का इतना बड़ा रिजल्ट था कि महाराष्ट्र टॉपर था। फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया, इंटरमीडिएट भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकल गया, बट इन फाइनल आई टेस्टेड फेलियर। ओके। एंड आई फेल्ड इन बोथ द ग्रुप्स। अच्छा, दोनों एट फाइनल लेवल। तो हुआ ये कि इंसान जब हमेशा एकेडमिक्स में टॉप पे रहता है, उसको वो एक आदत सी लग जाती है। करेक्ट। और अचानक जब आप एक आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिग्री अचीव करने वाले हो, आपको मिलने वाला है, और एकदम आप आपके एकेडमिक के टॉप पे पहुंच रहे हो, वहां पे जब आप फेल्यूर देखते हो
So that was very difficult to digest. But believe me, today I think it's been more than 20 years from that failure. Correct. But when I look back, I think वो failure जरूरी था मेरे लाइफ में. Correct. तो मैंने CA फाइनल में failure देखा. ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब हम साथ में रहे हुए, मुझे घमंड नहीं था मेरे रिजल्ट पे कभी 12th के. I've never experienced that. Yes. घमंड नहीं था, बट कहीं तो भी बैक ऑफ द माइंड था कि मैं स्टेट टॉपर हूँ. State topper. हाँ. किसी पे रौब झाड़ने के लिए नहीं था वो, बट इट वाज देयर इन हो जाएगा करके, हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. हाँ. बट वो फेलियर ने सिखाया कि ऐसा नहीं होता है. हाँ. ऐसा नहीं होता है. Correct. कि आप अगर एफर्ट्स नहीं लेंगे तो आपके result पहले नहीं के आएगा. रिजल्ट्स कोई Doesn't मायने matter. नहीं रखते. Correct. आप स्टेट टॉपर हो डजंट मीन यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट इज. Correct. यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. एंड आई थिंक वो फेलियर में पापा का सिर्फ एक सेंटेंस मुझे याद आता है. जब मैं फेल हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला. 8 दिन बाद में मैं घर गया था फेल होने के बाद में. उन्होंने सिर्फ मेरे को इतना ही बोला, जो रिजल्ट आया हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे तुझे शौक है, सबके लिए ही शौक है तेरा फेल होना. Correct. छोड़ दे वो रिजल्ट. सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा सा एनालाइज करके कहाँ गड़बड़ हुई. Correct. और एनालाइज करके जो गलतियां अगर हुई है, हाँ. अगर हुई है, हाँ. वो रिपीट मत होने दे. Super. और Good ये बात advice. बहुत बड़ी थी. हाँ. कि हम अगर अपने लक को नाम रखते रहेंगे कि मेरा नसीब खराब था और ये था, और सिंपैथी गेन करेंगे, तो सिंपैथी देने वाले आज हजारों लोग मिल जाएंगे. Correct. वो तो सिंपैथी वर्क नहीं करती. Correct. तो ये बात जो थी कि गलतियां कहाँ हुई है वो देखो, और अगर हुई है तो उसको रिपीट मत करो. रिपीट मत करो. तो वो चीज मैंने की. और जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो विथ रैंक 49th रैंक था ऑल ओवर इंडिया. सुपर. सो CA फाइनल में हुआ, 49th रैंक. अनफॉर्चुनेटली मेरिट का रिकॉग्निशन नहीं है उसको. द रीजन नहीं, उसी साल अगर याद है आपको तो इंस्टीट्यूट का रूल आया था कि मिनिमम 55% यू नीड टू बी इन मेरिट. ओके. फर्स्ट 50 रैंक्स पहले मेरिट हुआ करते थे, बट देन द रूल केम दैट मिनिमम 55% यू नीड, एंड आई गॉट 54%. अच्छा. सो इवन दो इट वाज रैंक, बट रैंक था, बट मेरिट रिकॉग्निशन नहीं मिला. सुपर. वेरी गुड. सो आफ्टर बिकमिंग CA, how did you enter into coaching industry? Also, was it your dream to become a coach or to start a coaching industry? फ्रैंकली स्पीकिंग, लाइफ में मैंने कई सारे ऐसे, जब भी इंटरव्यूज देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के, तो मैं सुनता हूँ कि जब मैं छोटा था तभी मैंने सपना देख लिया था कि मैं पायलट बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा था. मेरा तो बहुत क्लियर था कि CA बनेंगे, CA बन के प्रैक्टिस करना फिक्स था. मैं जॉब नहीं करने वाला था. दैट वाज वेरी क्लियर. एंड आई हैड स्टार्टेड विथ माय प्रैक्टिस आल्सो. टीचिंग में जो आना था वो बाय फ्लुक आई केम इन टीचिंग. ओके. माय फादर इज एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर ऑफ मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन पुणे, एंड the then principal and today's president of MMCC, respected Jadhav sir, he had called my father at that time कि now Sushil is in Pune only, he has very strong academics. Correct. So will he come for teaching in our college? अपने कॉलेज में टीचिंग के लिए सुशील आएगा क्या बीकॉम के स्टूडेंट्स को? Great. और उनका बोलना था कि इनिशियल सुशील को थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा फाइनेंशियली, और उसको टाइम भी है, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है पूरा में, बेस तो कुछ था नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक सपोर्ट भी हो जाएगा और उसका टाइम भी निकल जाएगा, और संस्था को भी, कॉलेज को भी फायदा हो जाएगा उसके नॉलेज का, कॉलेज टॉपर आ जाएगा सिखाने तो, और ब्रांडिंग. तो माय फादर कॉल्ड मी, लातूर से उन्होंने कॉल किया और मुझे बोला कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन टीचिंग. तो तब तक मैंने कुछ सोचा नहीं था. तो मैंने पापा को बोला, पापा सोचा नहीं कभी मैंने टीचिंग के बारे में. मैंने मेरा ऑफिस स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे प्रैक्टिस का 2004 में. फिर पापा बोले कि अभी सर का फोन आया, जादव सर का, तो एक कर्टसी विजिट देख के आ जाओ, जाके मिल के तो आ जाओ. करना है नहीं करना है वो डिसीजन लेना बाद में, बट मिल के तो आ जाओ. Same day I went to meet Jadhav sir. I met him, and Dinesh, next day morning 7:30 I took my first lecture. Wow, super. तो पहला लेक्चर लेने के 24 घंटे पहले भी मैं नहीं जानता था कि कल मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, और सडनली मैंने वो लेक्चर लिया नेक्स्ट डे, एंड समहाउ देन पता नहीं मैं उसमें वो बहाव में कैसा बहता चला गया, बट देन इमीडिएटली आई स्टार्टेड CA कोचिंग आफ्टर 2 months. CA कोचिंग स्टार्ट हुआ. बीच में कुछ पीरियड मैंने इवन होटल मैनेजमेंट को स्टूडेंट्स को पढ़ाया. अच्छा. मैंने DTL के बच्चों को पढ़ाया, डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ जो है. मैंने BBA के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, और साइड बाय साइड CA कोचिंग भी स्टार्ट हो चुका था. तो 2004 से लेके 2006 तक मैं प्रैक्टिस में भी रहा, बट देन धीरे धीरे पूरा जो था मैं टीचिंग की तरफ खींचा जा रहा था. देन इन 2006 आई डिसाइडेड दैट आई विल बी गोइंग कंप्लीटली इनटू कोचिंग, टीचिंग ओनली. सारे एंगल से लुक्रेटिव था, फाइनेंशियली लुक्रेटिव था, एंड समहाउ क्लाइंट्स के फाइल्स के बजाय स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर ज्यादा प्यारे लगने लग गए थे. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स से ज्यादा कंफर्ट आने लग गया था. तो मैंने फिर प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दी,
and I completely devoted my time since then for coaching only. Super. So Sushil, recently you just finished 20 years into the coaching industry. Yeah. So how are you feeling? And generally, when you spend so much time into something, so how is your feeling today? I think डेस्टिनी डिफाइंड रहता है शायद, इंसान पहुंचता कैसे वही रहता है. करेक्ट. पाथ शायद किसी का दूर से जाता है, किसी का नज़दीक से जाता है. तो मेरे डेस्टिनी में शायद वो लिखा हुआ था कि मैंने टीचर बनना है, एंड मेरे ब्लड में था. अच्छा. माय फादर वाज टीचर. मेरे दोनों सिस्टर्स, बड़े 5 में से 2 सिस्टर्स टीचिंग में है. करेक्ट. तो शायद वो टीचर बनना ही था. और 20 साल की जो जर्नी है, एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांजिशन मैंने देखा है. हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमने हमारा कल्चर देखा हुआ है. उसके बाद में एक बीच वाला फेज आया. वो फेज जो था एक 5-10 साल का, मतलब 2004 से लेके 2013-14 तक का, वो एक फेज था कि जहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस देखे. तो 2014 के बाद का ये अगले पिछले जो 10 साल है, पर्टिकुलरली उसमें भी अगर पिछले 5-7 साल देखे तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन मैंने बहुत क्लोजली देखा है. ट्रांजिशन. करेक्ट. ह्यूज सी चेंजेस देयर आर. करेक्ट. बहुत बड़ा ट्रांजिशन है ये. एंड फॉर्चुनेटली आई एम विटनेस ऑफ दिस फुल ट्रांजिशन. और एज अ टीचर जब भी कभी कोई स्टूडेंट का सक्सेस होता है, कोइंसिडेंटली आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए सीए के. बिफोर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट आई वाज माय स्टूडेंट्स ओनली, सीए फाइनल और इंटर दोनों भी आए. तो कई सारे बच्चे जब आते हैं, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो उसके पिताजी मंदिर में पुजारी है. और अच्छा. काफी उनके ड्रीम से बच्चे को लेके, और वो पढ़ रहा है. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली पिछले अटेम्प्ट में वो क्लियर नहीं हो पाया. बट आज जब वो क्लियर हुआ और आया तो उसके आंखों में जो वो खुशी थी, वो जो खुशी है ना, आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन टीचर को जो मिलता है, दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड आई थिंक ये मैं बताने की जरूरत है नहीं दिनेश. आप खुद भी कंडक्ट करते हो मोटिवेशनल सेशन इतने अच्छे, तो आप जब देखते हो कि स्टूडेंट्स के आंखों में जो खुशी मिलती है ना, दैट इज द बेस्ट आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा है. वैसे ये बोलना थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में आपके कमर्शियल्स और आप कितना पैसा बना रहे हो ये मायने नहीं रखता. आप जो चीज कर रहे हो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, करेक्ट, वो ज्यादा मायने रखने लग जाता है. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स के सक्सेस में जो मजा आता है, या स्टूडेंट्स के सक्सेस में उनके पेरेंट्स के आंखों में जो दिखता है, जो खुशी मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा सुकून दे जाता है. करेक्ट. कंप्लीटली एग्री विद यू सुशील ऑन दैट. सुशील, आपने जब कोचिंग शुरू की थी तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द फर्स्ट बैच ऑफ योर कोचिंग? जब मैंने खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया 2009 में, 2004 से 2009 तो मैं जो इंडिया का बेस्ट कोचिंग सेंटर था वहीं पढ़ाता था. करेक्ट. 2009 में जब मैंने खुद का स्टार्ट किया तो फर्स्ट जो बैच थी सीपीटी की, फाउंडेशन पहले सीपीटी हुआ करता था. करेक्ट, करेक्ट. और सीपीटी में तब फर्स्ट बैच में सिर्फ 23 बच्चे थे, 23. पहली बैच में सिर्फ 23 बच्चे थे. टीचर कौन रहेंगे, पढ़ाएगा कौन, 4 सब्जेक्ट के लिए 4 टीचर्स भी नहीं थे. ओके. बट अब खुद का स्टार्ट किया था तो बोल्ड स्टेप लेनी जरूरी थी, तो मैंने ले ली. और 23 बच्चों के साथ शुरू हुआ वो जर्नी. और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे तो मुझे याद है 2012-13 का एक बैच, यहाँ पे 850 बच्चे आईपीसीसी के बैच में थे. एक बैच में 850 बैच में. इतना बड़ा क्लासरूम नहीं था मेरे पास, तो 2 बैच लेने पड़े. अच्छा. तो 9 से 11 जो पोर्शन में पढ़ाता था, वही पोर्शन इमीडिएटली 11 से 1 में पढ़ाता था. करेक्ट. तो 2 बैच में स्प्लिट करके वो बच्चों को मुझे एकोमोडेट करना पड़ा. एट अ टाइम 850 बच्चों को भी पढ़ाया है. सुपर. सो एक्चुअली दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. ज्यादा बच्चे, ज्यादा एडमिशन हो गई. एक्चुअली. सो ये जर्नी में कई सारे ऐसे बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी आज सामने आते हैं. okay. जिनका नाम सुनने पे वो प्राउड फील होता है. जैसे रचना रानडे, अगर आप जानते हो. आपकी स्टूडेंट थी रचना रानडे. सुपर. मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है. शी इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर. या एक तो रचना फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है. 10 साल उसने मेरे साथ ही पढ़ाया है अपनी ही एकेडमी में, एक्सपर्ट में. हाँ, फॉर 10 years शी वाज टीचिंग विथ मी बिफोर लॉकडाउन. देन CFO ऑफ वन ऑफ द बिग ज्वेलर्स इन पुणे, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उसके CFO मेरे स्टूडेंट है. हर्षा भट्टर, शी इज ऑल इंडिया रैंकर, थ्रू आउट रैंकर इन हर CA करियर. CA फाइनल में तो 3rd थी ऑल ओवर इंडिया. थर्ड CA फाइनल. IIM से उसने मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके, जहाँ तक मुझे मालूम है अभी वो बॉम्बे में मैकेंजी में काम कर रही है. बहुत बड़े बड़े ये नाम है जो आज अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये सब सुन के, उनके बारे में पढ़ के बहुत प्राउड फील होता है एज अ टीचर. करेक्ट. सो वेरी वेरी सैटिस्फाइंग प्रोफेशन आई थिंक इट इज.
if you follow your principles, your ethics. आज एक आपका जो सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आज, हाँ, आपका एक और स्टूडेंट क्या रजत राठी, आई थिंक वो भी रैंक में है। Yes, yes. Rajat Rathi, he was first in India in CA Foundation. ओके, Then CA Intermediate, he was second in Pune. वाओ, पुणे में उस साल रैंक आया नहीं था उस अटेम्प्ट में, but Okay. he was second in Pune. ओके, And today the results are declared. He is a chartered accountant now, हाँ, and he stood all over India 15th. सुपर, So मैं वही बता रहा था कि सेटिस्फैक्शन जो है हाँ, वो अगर मिलता रहेगा ना तो वो मोटिवेशन ज्यादा काम करेक्ट करता करेक्ट, है। बोलते हैं दूसरों की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। एग्जैक्ट। जब किसी के चेहरे पे खुशी है और आपको पता है कि आप वो खुशी का रीजन हो। एंड मुझे लगता है ऐसा कि दुनिया कितनी भी कमर्शियल हो जाए, आज कोचिंग बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुका है, और हाँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि मैं कोई चैरिटी कर रहा हूँ। करेक्ट, मैं भी पैसा ही लेके पढ़ाता हूँ, हाँ, बट एटलीस्ट आई हैव मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल में रखा हुआ है कि आई हैव नॉट फॉरगॉटन द सोल ऑफ टीचिंग। मुझे लगता है कि वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बात करें तो कोई अगर सेलर है, कोई पेन बेच रहा है, और अगर वो मैं आपको पेन दे रहा हूँ और अगर वो डुप्लीकेट पेन है तो आपने खरीद भी लिया वो डुप्लीकेट पेन मेरे से, तो आपने जो कॉस्ट पे की है उतना आपका नुकसान है। करेक्ट, लेकिन यहाँ मैं कोई पेन नहीं बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे बच्चे का करियर बना रहा हूँ, स्टूडेंट का करियर बना रहा हूँ, जिसके ऊपर उसकी लाइफ, उसके फैमिली की लाइफ, उसके सारे सराउंडिंग्स सब कुछ डिपेंडेंट है। करेक्ट, मुझे लगता है कि टीचर ने उसकी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। करेक्ट, कमर्शियल अपनी जगह पे है, बट ये नोबल प्रोफेशन है और इसके अपने मापदंड जो भी बने हुए हैं हाँ, वो हमने मेंटेन करने चाहिए, और उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की नहीं टीचर की बनती है। वाह, वेरी तो सुपर्ब थॉट। आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वो टीचिंग का सोल ना भूलूं, और आज तक मैंने कोशिश की है। प्रिंसिपल्स, इथिक्स, ये वर्ड्स थोड़े से मुश्किल है आज के हाँ, ज़माने में, हाँ, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि अपन हो सके तब तक मेंटेन करेंगे। एंड वेरी प्राउडली आई कैन से मैंने किसी का भला किया है या नहीं मैं नहीं जानता, और मेरा कोई क्लेम भी नहीं है कि मैंने किसी का अच्छा किया है, बट मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया है। वाह, मैंने कभी किसी गलत राह पे किसी स्टूडेंट को छोड़ा नहीं है, ना कभी मैंने कोई गलत एडवाइस दी है। मुझे जो सही लगा वो मैंने उसको सही डायरेक्शन लेके गया हूँ। सो Super. आई थिंक सेटिस्फैक्शन तो है इस प्रोफेशन में रहने का। वेरी नाइस। सुशील, व्हाट्स स्पेशल अबाउट एक्सपर्ट एकेडमी? एक्सपर्ट एकेडमी की बात करें तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि रूरल के बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं हमारे पास। करेक्ट, जो बाहर से आके यहाँ पे सेटल होते हैं तो उनको वो कंफर्ट देने का काम हम करते हैं। ओके, उनको एक अपनापन फील होता है, Correct. उनको लगता है कि भाई हम अपने ही लोगों में आए हैं। हाँ, पहले 2-3 दिन थोड़ा सा लगता है कि कहाँ आ गए और क्या है, फिर उसके बाद में मेरे पास आने वाला मेजर क्राउड जो है वो बाहर गांव से आने वाला है, करेक्ट, तो उनको वो एक अपनापन लगता है। मुझे याद है गोवा से एक लड़की आई थी स्टूडेंट मेरी, और वो पहले 2 दिन में ही रोने लग गई मुझे वापस जाना है। ओके, बट देन समहाउ 8 दिन वो गई वापस, और वो वापस आई 8 दिन बाद, माइंड बना के नहीं रहेंगे पुणे में। हाँ, दिनेश 2 साल बाद जब उसने पूरा पुणे का उसका कोचिंग कंप्लीट किया और जा रही थी, इतनी रोई वो कि सर मुझे नहीं जाना है घर। अच्छा, अच्छा, तो ये जो एक माहौल हम दे पा रहे हैं हाँ, बच्चों को, हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि एक अच्छा काम हो रहा है। बच्चों को अपनापन भी लगना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उस तरीके से काम होना भी चाहिए। सुपर्ब, वेरी नाइस। सुशील, any special achievements which you have in your entire journey? स्पेशल अचीवमेंट्स में अगर बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट लेवल पे, आईसीआई के लेवल पे बात करें तो आई वाज मेंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ आईसीआई न्यू दिल्ली। Wow, okay, great. बेसिकली ये कमिटी फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के ऊपर सजेशंस और ये रिकमेंडेशंस देती है। Wow, great. देन आई वाज आल्सो स्पेशल इनवाइटी ऑन इंड एएस कमिटी, जो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, Correct. तो इंड एएस कमिटी पे भी मैं था 2 साल पहले। Okay. रिसेंटली लास्ट ईयर आई वाज इनवाइटेड to deliver a lecture on accounting standards to income tax officers and commissioners at NADT Nagpur. Wow. It is National Academy of Direct Taxes, अच्छा, and a very huge campus, government campus in Nagpur. तो वहाँ पे मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर्स और कमिश्नर्स को इनकम टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी लेक्चर दिया है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस अलग से स्पेशल अचीवमेंट की बात करें तो 2016 में कुछ ट्रिगरिंग चीज़ ऐसी हो गई कि जहाँ पे मैंने मेरे हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट किया। वैसे तो आप जानते हो, आपने देखा हुआ भी है मुझे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज 103 kg, 103 किलो वेट था मेरा। Yes. और मुझे ऐसा बताने में कोई शर्म नहीं कि था मेरा वेट उतना। Correct, correct, एंड correct. देन समहाउ मैंने अपने आप को मोटिवेशन दिया, कुछ इवेंट होने की वजह से कुछ चीज़ हुई मेरे साथ में। मैं हाँ. फॉरेन टूर पे था और वहाँ पे पैर में क्रैम्प आने की वजह से हाँ, मुझे 4 दिन तक ड्राइवर का हेल्प लेके गाड़ी में से उतरना पड़ रहा था, चढ़ना पड़ रहा था। okay. और वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था कि आई फेल्ट कि
एट द एज ऑफ 34-35 अगर ये हाल है, और अगर अपन कितना भी नाम कमा ले और कितना भी आगे चले जाए, उसको सही मायने में सक्सेस नहीं बोल सकते अगर आपकी हेल्थ आपके साथ में नहीं है. करेक्ट करेक्ट And then I decided to focus on my health, and from 103 kg I Okay. reduced to 76 kg. वाओ सुपर्ब जर्नी 76 kg. सुपर्ब इस दौरान मैंने फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया. I have ran around 6 half marathons. 6 हाफ मैराथन Yes. बाकी 21 किलोमीटर के होते हैं ना हाफ मैराथन हाँ, तो Very 6 good. हाफ मैराथन भागा हूँ मैं. 100 days of running challenge लिया था मैंने, जिसमें नॉन स्टॉप एवरी डे यू आर सपोज टू रन एटलीस्ट 2 kilometers. ओके ग्रेट तो 100 days of running challenge मैंने कंप्लीट किया विथ टोटल रन ऑफ 555 kilometers. सुपर विदाउट अ सिंगल डेज ब्रेक. इन बिटवीन मेरे सगे बड़े अंकल की डेथ हुई और मुझे लातूर जाना पड़ा, तो मैं सवेरे यहाँ पे रन किया, लातूर पहुंचा. नेक्स्ट डे मैं घर से लेके स्मशान भूमि तक दौड़ते गया, ओके क्यों तो वो चैलेंज लिया था. और एक भी दिन मैंने ब्रेक नहीं लिया रनिंग में. एंड इन 100 days आई रन 555 kilometers. एंड 26th January 2022 I ran 26 kilometers non-stop एट अ स्ट्रेच at a stretch. वाओ क्योंकि So, मैराथन में 3 भी हम होते हैं. ब्रेक लेते हैं हाँ, आप यहाँ पर नॉन स्टॉप नॉन-स्टॉप भागे मैं 26 किलोमीटर किलोमीटर भागा हूँ. तो 26 जनवरी को 26 किलोमीटर भागा. हाँ 3.25 घंटे तक मैं दौड़ रहा था. वाओ सुपर्ब अचीवमेंट तो उसके अलावा 46 सिंहगढ़ के ट्रैक्स किए मैंने एवरी फ्राइडे कंटिन्यूअसली. हर फ्राइडे को मैं जाता था. ओके 46 ट्रैक्स आई हैव कंप्लीटेड ऑफ सिंहगढ़. बैक टू बैक एवरी फ्राइडे Every Friday. कंटिन्यूअसली Yes, yes, yes. Superb. Yes. Due to some health reasons, पिछले साल भर में कुछ मुझे सर्वाइकल में थोड़ा सा इशू था. ओके इस वजह से थोड़ा सा फोकस हेल्थ पे ही है, बट एक्सरसाइज और इन चीजों पे फोकस नहीं हो नहीं पा कर रहा है. पाते बाकी क्योंकि चीजों के प्रॉब्लम लिए. है. हाँ, हाँ. प्रॉब्लम है. हाँ तो थोड़ा सा फिर से मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है. करेक्ट वेट गेन हुआ भी है. हाँ बट आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अपने को फिर से वापस वो फेज में जाना पड़ेगा जहाँ पे 76 हमने. वापस जाना है Yes, exactly. आई एम वर्किंग ऑन दैट. करेक्ट करेक्ट सुपर्ब एंड आई एम श्योर एक बार जैसे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यू विल बी बैक टू 76 वेरी सून. मैंने सुना है आप एक बार विपासना भी गए थे. एग्जैक्टली 2020 में मैं विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करके आया हूँ. विपश्यना इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन दैट अ पर्सन कैन डू इन हिज लाइफ. करेक्ट करेक्ट उसके जितना टफ दूसरा कोई मेडिटेशन का कोर्स है नहीं. Correct. विपश्यना इज द लास्ट स्टेज. हाँ कई सालों से इच्छा थी, बट टीचिंग में रहने से 10 दिन की लगातार छुट्टी हाँ वैसे मुश्किल होती है मुश्किल निकालना. होती है. करेक्ट बैच होता ही 3 महीने का है, तो उसमें 10 दिन अगर हम छुट्टी निकाल ले तो कई बार वो फैमिली हॉलीडेज के लिए यूज हो जाता है, करेक्ट या कोई करेक्ट ओकेजन होता है उसके लिए यूज हो जाता है. तो हाँ. विपश्यना के लिए सच टाइम निकल नहीं पा रहा था. हम्म. सुना बहुत था, बट फिर लॉकडाउन था तो क्लासेस भी नहीं थे. सो आई टैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर दैट विपश्यना. सुपर्ब बट दिनेश, विपश्यना का 10 दिन का कोर्स हुआ. हाँ वो 10 दिन का तो पता नहीं, बट आने के बाद के जो 15 दिन थे, हाँ. वहां से आने के बाद हाँ. के, those 15 days were the best days of my life till date. सुपर्ब पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है. एक बोलते हैं ना, ब्लैंक स्लेट हो ब्लैंक जाता स्लेट हो है. जाता है. कोई ऐसे किसी के बारे में कोई फीलिंग्स कुछ नहीं रहता किसी के बारे में. Superb, और हाँ. एकदम ऐसे लगता है कि यार क्या मस्त है सब कुछ, हर चीज Superb. पॉजिटिव लगती है. वेरी गुड तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ 10 days विपश्यना. रादर आई Classic. वुड सजेस्ट कि अगर आपको पॉसिबल होता है, it is not at all easy. It is very difficult to have patience of 10 days to do that course. But I would suggest कि अगर लाइफ में सच्ची में कुछ आपको अच्छा चाहिए आगे, आप में खुद में पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, तो जरूर ये 10 दिन का कोर्स करना चाहिए. सुपर्ब सुपर्ब डेफिनेटली. सुशील आपके लाइफ में हमने सक्सेस तो देखी, कोचिंग वाला तो देखा, हेल्थ का भी अभी आपने शेयर किया. सोशल कंट्रीब्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में? दिनेश, मुझे ना फॉरेन के भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे फॉरेन में सेटल होने के, करेक्ट लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं फॉरेन में सेटल नहीं हो पाऊंगा. ओके मैं एक सोशल एनिमल ही हूँ और मैं Correct. काफी सोशली कनेक्टेड हूँ. हाँ पुणे में जो माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम है एमपीएफ, करेक्ट करेक्ट उसका मैं बहुत पहले से मेंबर रह चुका हूँ. हाँ एमपीएफ सेंट्रल चैप्टर जो है, करेक्ट आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर ऑफ एमपीएफ सेंट्रल. Wow. 7 साल तक मैं उसके बोर्ड में रहा हूँ, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ एमपीएफ सेंट्रल इन 22-23. सुपर्ब तो सोशली मैं एमपीएफ से जुड़ा हुआ हूँ. अपना हॉस्टल जिसकी संस्था एमवीपीएम है, Correct, माहेश्वरी विद्या correct. प्रचारक मंडल, हाँ तो एमवीपीएम से मैं जुड़ा हुआ हूँ. मैं लक्ष्मी हॉस्टल की कमेटी पे हूँ वाओ और वहाँ पे भी मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, हॉस्टल के बच्चों से. तो सुपर्ब. हमने जो हॉस्टल में टाइम बिताया था, हाँ, वो हाँ. कई बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ Recall वहाँ करते हैं. जाके. फिर से यंग हो फिर जाते से हैं बच्चों हाँ, से फिर बात से करके. बच्चों में रहने का वो फायदा तो है कि यू ऑलवेज फील यंग. Young, वो correct, यंगनेस हमेशा रहता है. करेक्ट करेक्ट और इसके अलावा एमएमसीसी से तो कनेक्टेड हुई मैं. माय फादर इज एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर ऑफ मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज. तो जब भी Correct. कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है,
वहाँ जाते हैं, अगर अपने से कुछ भी बनता है तो करते हैं। एंड आई थिंक सोशल इसमें बोला तो मुझे स्टूडेंट्स के साथ वन टू वन कनेक्ट होने में काफ़ी अच्छा लगता है, नॉट अच्छा। नेसेसरीली वो मेरे स्टूडेंट रहे। अच्छा, anyone who comes to you Anyone, for yes, advice, you yes, talk to them, give time yes, to them. yes. Superb. And over a period of time I have realized कि टीचर बोल के अपने को ये समझना होगा कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट जब तक हम समझेंगे नहीं हाँ, तो हम उनको प्रॉपरली गाइड भी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ हाँ, कि एक स्टूडेंट को मैंने काफ़ी मोबाइल को लेके बताया कि इसके क्या ड्रॉबैक्स है, ये वो सब बताया। करेक्ट। एंड देन ही केम टू मी एंड ही सेड कि सर आप जो बोलते हैं वो 100% एग्रीएबल है एंड आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग और मैंने फॉलो करना भी चाहिए, बट सर 4th स्टैंडर्ड से मेरे पास मोबाइल है और आज इतने साल हो चुके हैं मैं वो मोबाइल का हैबिचुएटेड हूँ, वो कैसे छूटे मेरे से? तो ये प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आज से आप मोबाइल यूज करना ही बंद कर दो, करेक्ट, ऐसा नहीं हो पाएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज ऐसे सडनली नहीं होने वाली है। कहीं तो भी अपने को वो अपन मराठी सुवर्ण मध्य म्हणतो तो गोल्डन सेंटर कहीं तो भी निकालना पड़ेगा और वो अगर बैलेंस करना अगर जम गया, मुझे लगता है कि काफी चीजें फ्रूटफुली सामने आ सकती है। करेक्ट करेक्ट। जैसे आपने अभी ये बोला तो आई थिंक श्योर सबको जानना है कि आपने वो बच्चों को क्या बोला था कि वो डिस्ट्रैक्शन जैसे आजकल की यंग जनरेशन जो है, स्पेशली हम जेन जी बोलो या जो भी बोलो, दे आर टू मच एडिक्टेड टू फर्स्ट सोशल मीडिया, देन सीरीज, स्पेशली सीरीज नाउअडेज, और गेम्स तो अलग ही है, 4 लोग 5 लोग बैठ रहते हैं, दे आर प्लेइंग। सो आप इन पर बच्चों को, स्पेशली जो सीए कर रहे हैं वो बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? दिनेश, यहाँ पे मैं इवन नाम भी ले सकता हूँ। दर्शन त्रिलोकानी नाम का मेरा स्टूडेंट है। हाँ, वैसे एकदम वेल टू डू फैमिली का है, कोई किसी बात की कमी नहीं है, आईफोन वगैरह कैरी करता है, ऐसा है। बट मैंने ऐसे ही क्लास में इंस्पायर किया था और बोला था कि आज आपके लाइफ में प्रायोरिटी मोबाइल नहीं है। एक टाइम आएगा कि जहाँ पे आप आपके प्रायोरिटीज डिफाइन करोगे, बट आज आप उस पोजीशन में हो नहीं कि आप अपने प्रायोरिटीज डिसाइड कर सके। आज आपकी प्रायोरिटी करियर और फोकस पूरा की पूरा आपके करियर पे ही होना चाहिए। करेक्ट। और ये अगर डिस्ट्रैक्शन है तो आपने खुद होके वो छोड़ना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं। तो वो बंदे ने खुद होके मोबाइल लाके सबमिट किया। उसका खुद होके आया, उसने मेरे पास मोबाइल दे दिया। तो बोले सर कुछ भी हो जाए एग्जाम के पहले मैं मांगने आऊं, रोऊं, आपको कुछ भी बोलूं, आप देना मत वापस मुझे। सुपर। वो बच्चा दे के गया ना, वो आया मुझे मांगने, आता भी तो मैं नहीं देता। He stood all India rank. Wow. In Super. IPCC as well as again in CA final. अच्छा. And he's a chartered accountant today. I think he's working with KPMG right now. Wow, super. So, good example. ऐसे है कि अगर आप बच्चों को कन्विंस कर पाओ कि ये चीज आज की प्रायोरिटी नहीं है आपकी, इसका भी टाइम आएगा। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ और अपने साथ भी होता है, अपन हॉस्टल के ग्रुप में कई बार चैटिंग चलती है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजाक चलता है। रात में 11 बजे हुए रहते, कब 12-1 बज जाते समझ में भी नहीं आता, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर अपने को लगता है कि यार ये 2 घंटे की नींद आज अब कम हो गई है, इसमें से प्रोडक्टिव तो कुछ हुआ नहीं। बट आई थिंक वी कैन अफोर्ड एट दिस स्टेज। एक स्टेज पे अपन पहुंच चुके हैं और शायद ये 2 घंटे अपन आज अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चे ये कर नहीं सकते। करेक्ट। वो एज ऐसा होता है कि जिसमें डिस्ट्रैक्शन ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। तो इस वजह से इन बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि आज की डेट में अभी जिस स्टेज में आप हो, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। करेक्ट। डजंट मीन कि आप मोबाइल यूज मत करो, बट एट द सेम टाइम उसका मिनिमल यूज कैसे हो सकता है, जब जरूरी है तभी यूज कैसे हो सकता है। हर चीज का टाइम होता है और वो टाइम पे अगर वो मिले तो ज्यादा उसका एंजॉयमेंट हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। मोबाइल हमारे लिए, हम मोबाइल के लिए नहीं है। दैट शुड बी क्लियर। वेरी वेरी ट्रू सर। करेक्ट करेक्ट। सुशील, अगर सुशील भंडारी कोचिंग नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर नहीं ये कर रहा है, तो सुशील भंडारी की हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज में मुझे पढ़ने की आदत, मैंने पहले भी बताया कि घर से बचपन से मुझे पढ़ने की आदत थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाता हूँ या कहीं पे भी घूमने जाता हूँ, एयरपोर्ट से कोई ना कोई बुक मैं खरीदता ही हूँ। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर, मलेशिया, एंड फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट आई वाज ऑन द क्रूज। और क्रूज में मुझे टाइम मिला और एयरपोर्ट पे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की माई जर्नी खरीदी थी। उनके बाकी बुक्स तो मैं पढ़ चुका हूँ, विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 और ये सब। बट माई जर्नी नाम की छोटी सी बुक है, उनकी किताब है, और वो बुक मैं लेके गया था। और क्रूज पे एक 2 घंटे का टाइम ऐसा था कि जहाँ पे हाईएस्ट डेक पे 19 डेक पे क्रूज के कोई नहीं था दोपहर के टाइमिंग पे, एंड आई वॉज अलोन। बच्चे उनका टाइम पास कर रहे थे, माई बेटर हाफ वॉज बिजी विथ हर फ्रेंड्स, और ये मैं 2 घंटे वो किताब पढ़ रहा था। तो ये जो चीज़ है ना, इसका सेटिस्फेक्शन बहुत अलग लेवल का होता है, ऐसे मुझे लगता है। और वो किताब भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद की लाइफ के बारे में लिखी हुई है। तो बीच बीच में मैं ये रीडिंग की जो हैबिट है फिर से मैंने पकड़ ली है। बीच में छूट गई थी किसी कारणवश, बट आजकल मैं काफ़ी रीडिंग करने लग गया हूँ।
आई मेक श्योर कि भाई डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो अपन पढ़े। न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ। बाकी काउंसलिंग की मैंने बीच में बात की थी, करेक्ट करेक्ट, बट काउंसलिंग इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीए काउंसलिंग। मैं सीए इसमें हूँ, कोचिंग में हूँ इसलिए, बट कोई भी स्टूडेंट को इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत मजा आता है। करेक्ट, नॉट नेसेसरीली वो कॉमर्स का रहे या मेरा स्टूडेंट रहे। अच्छा, मेरे पास ऐसे भी कोई कई सारे बच्चे आते हैं जो सीए नहीं कर रहे हैं, हाँ, या क्लास भी कहीं और कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं बट क्लास कहीं और है, बट Correct. वो आते मेरे पास जरूर है बात करने के लिए। सुपर, तो ये जनरल मेरे हॉबीज है, हाँ हाँ ऐसा अलग बहुत कुछ नहीं है। हाँ जरूर, लेकिन एक है कि पियानो का शौक पहले था हाँ, जो मैं परस्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि वो मुझे वापस करना कर। है। और एक इच्छा है, शायद बकेट लिस्ट में वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा, मेरे नाम के पहले मैं डॉक्टर देखना चाहता हूँ, वाओ, बट अभी मेडिसिन का डॉक्टर तो मैं हो नहीं सकता, PhD करना बट पड़ेगा। पीएचडी जरूर करना चाहूंगा कि फिर से एक बार मैं स्टूडेंट बन जाऊं, हाँ, फिर से कुछ मैं पढ़ाई करूं। सुपर, तो टाइम भी आज है, हाँ, तो थोड़ा सा मैं मेरे प्रोफेशन में काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ। ओके, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, हाँ, काफ़ी वर्किंग लोड मैंने कम कर दिया है मेरा टीचिंग का भी। ओके, तो अब ये जो चीज़ें आज तक नहीं हो पाई हाँ, इनिशियल डेज ऑफ सारे स्ट्रगल में, करेक्ट तो करेक्ट, ये ज़रूर कंप्लीट करना चाहूँगा इसके आगे। सुपर सुपर। सुशील आपसे बात करके आज पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। सुपर, आई थिंक हमारे ऑडियंस ने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली अबाउट बचपन में बुक पढ़ना चाहिए, हाँ। घर में डिसिप्लिन होना चाहिए, महाराष्ट्र रैंक कैसे आते हैं क्या हमने वो भी सीखा। उसके बाद में आपकी सीए की जर्नी, हॉस्टल का जर्नी, आपका कोचिंग का जो सिर्फ 23 स्टूडेंट से आपने शुरू हाँ। किया, और एक बैच आपका 50 स्टूडेंट्स था, हाईज लोज। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, आपने आज जो भी सीखा है, एटलीस्ट एक या दो चीज इंप्लीमेंट करना, तो ये पॉडकास्ट का वैल्यू आपके लिए बहुत होगा, क्योंकि आपने टाइम दिया देखने का, तो डेफिनेटली इसको इंप्लीमेंट भी करना। Thanks a lot, Sushil, for coming our podcast and adding value in the life of our audience. Thank you so much, Dinesh. It was nice to meet you here. Thank you.